वेलकम बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 13 करवाऊंगी। इलस्ट्रेशन नंबर 13 बहुत सिंपल है और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको समझाऊंगी कैश फ्लो स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट किस तरीके से चलता है। अगर आपको उसका फॉर्मेट नहीं पता, जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, उसमें मैंने आपको मीनिंग बताई थी इसके फॉर्मेट, अकाउंट्स कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं और आपको फंड फ्लो कैश फ्लो में क्या डिफरेंस होता है, पूरे थ्योरी क्वेश्चन सब कुछ मैंने आपको फर्स्ट वाली वीडियो में बता दिया है। आपको लिंक मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। अब आपको मैं बता दूं इलस्ट्रेशन नंबर 13 में क्या बोला है। आपको ये बोला है कि आपको 2015 का और 2016 का आपको बैलेंस शीट गिवन है कि 2015 में आपके पास इतने शेयर्स थे और 2016 में कितने हो गए, 1 लाख हो गए। ठीक है, तो इसी तरीके आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है कि 2015 में कितने थे और 2016 में कितने थे। तो जो इनका जो डिफरेंस आता है उससे अपन क्या बनाया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। तो मैंने आपको इसमें फॉर्मेट बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है। देखो, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फाइंड करते हैं। और मैंने ये भी बता दिया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कौन कौन सी आती है और इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, और सेकंड कौन सा होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और थर्ड होता है आपका फाइनेंशिंग एक्टिविटी। जब आप इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास आ जाता है टोटल। फिर उसमें अपन ऐड कर देते हैं ओपनिंग कैश बैलेंस और फिर आपके पास आ जाता है क्लोजिंग कैश बैलेंस। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कैश फ्लो स्टेटमेंट जब आप प्रिपेयर करते हो तो आपको किन स्टेप से गुजरना पड़ता है। उस स्टेप से अगर आप करोगे तो आपका कैश फ्लो का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है, पहला स्टेप सबसे पहले क्वेश्चन में फाइंड करना रहता है कि आपके क्वेश्चन में ओपनिंग कैश बैलेंस गिवन है और क्लोजिंग कैश बैलेंस गिवन है या नहीं है। तो आपके पास ये बैलेंस शीट है और आपके पास देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नाम से आपको ये हो गया आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस और ये हो गया आपके पास ओपनिंग कैश बैलेंस, क्लोजिंग कैश बैलेंस और ये क्या हो गया, ओपनिंग कैश बैलेंस। तो ओपनिंग कैश बैलेंस में अपन लिख देंगे, ओपनिंग कैश बैलेंस में लिख देंगे अपन 2400, ये 2400 है। ठीक है, और क्लोजिंग कैश बैलेंस में क्या है, 7000 रुपीज़। तो अपन यहाँ लिख देंगे 7000 रुपीज़। तो पहला स्टेप आपका क्या होता है कि अगर क्वेश्चन में कैश गिवन है तो आपको कैश लिखना है। जो स्टार्टिंग होता है वो ओपनिंग वाला होता है, मतलब जो प्रीवियस ईयर वाला होता है वो ओपनिंग होता है और जो करंट ईयर वाला है वो क्लोजिंग होता है। तो आपने लिख दिया, जैसे ये 2015 था, ये क्या है 2400, तो 24 अपने क्या हो गया आपका ओपनिंग हो गया और ये क्या हो गया आपको क्लोजिंग हो गया। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिया। अब दूसरा स्टेप आता है आपको नेट प्रॉफिट लिखना। अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट है डायरेक्ट गिवन तो आप नेट प्रॉफिट लिख दो, अगर नहीं गिवन तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है। तो आपको सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखनी है कि रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है। तो जनरल रिजर्व में क्या है, पहले 4000 रुपीज़ था ओपनिंग में, फिर आपको क्लोजिंग में कितना हुआ, 4000 रुपीज़ ही रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई चेंज नहीं हुआ रिजर्व में, तो इसमें अपन कुछ नहीं चेंजेस नहीं करेंगे। अब सेकंड आता है प्रॉफिट एंड लॉस, कि जब आपने बैलेंस शीट स्टार्टिंग में ओपन हुई थी तब आपका प्रॉफिट कितना था, 2000 रुपीज़ था, पर जो ईयर के एंड में कितना बच गया आपके पास प्रॉफिट, आपके पास प्रॉफिट बच गया 2800 रुपीज़। तो मतलब 800 रुपीज़ का क्या हो गया, आपका डिफरेंस हो गया। तो जो 800 का जो डिफरेंस है उसे क्या बोला जाएगा, आपको नेट प्रॉफिट बोला जाएगा, जो मैंने यहाँ लिख दिया है। जो भी डिफरेंस होता है P&L का वो क्या होता है, आपका नेट प्रॉफिट होता है। ठीक है, सेकंड स्टेप हो गया। पहला स्टेप क्या था, आपको ओपनिंग कैश बैलेंस और क्लोजिंग कैश बैलेंस लिखना है। दूसरा स्टेप क्या है, आपको नेट प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करके आपको लिखना है। थर्ड प्रोसेस क्या है, आपको एडजस्टमेंट देखना है कि एडजस्टमेंट में जो भी कुछ गिवन है उसका ट्रीटमेंट करना। तो एडजस्टमेंट में अपन ने पहले जनरल रिजर्व का कर दिया कि इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो कोई चेंजेस नहीं होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस का भी अपन ने कर दिया। अब सेकंड क्या आता है, प्रोविज़न फॉर टैक्स। प्रोविज़न फॉर टैक्स का भी मैं अभी बताऊंगी, उससे पहले अपन प्रपोज डिविडेंड का कर लेते हैं। तो प्रपोज डिविडेंड में क्या बोला है कि ओपनिंग में 10,000 रुपीज़ था, जब भी ओपनिंग आ जाए तो आपका किस में जाएगा, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में जाएगा, प्रपोज डिविडेंड के नाम से 10,000 रुपीज़। अब क्लोजिंग में चला जाएगा एडजस्टमेंट में कि 11,600 रुपीज़। या तो आप ऐसे कर लो या आप ऐसे कर सकते हो कि इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा
वो किस में लिख सकते हो, प्रोपोज डिविडेंड के नाम से लिख दो। जैसे 1600 का डिफरेंस है इन दोनों में, तो 1600 लिख देंगे। अब है प्रोविजन फॉर। जब भी आपको प्रोविजन फॉर टैक्स बोल दे तो आपको कौन सा अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना है। जैसे इसका फॉर्मेट मैंने बताया था कि प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट बैलेंस में क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस BD, ठीक है। और ये हो गया आपका ओपनिंग, और क्लोजिंग कहाँ लिखेंगे, टू बैलेंस CD, ठीक है। अपन अब क्वेश्चन करते हैं, अभी पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे ये अकाउंट है, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। देखो ये अपन कौन सा बना रहे हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो ये क्या है आपका, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो अपन क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस BD। तो कितना है बैलेंस BD इसमें, 6000 रुपीज़। तो अपन यहाँ लिखेंगे 6000 रुपीज़। इसमें क्या आता है, ओपनिंग, ठीक है। फिर अपन लिखेंगे टू बैलेंस CD। इसमें कौन सा लिखेंगे, क्लोजिंग, ठीक है। तो आपका क्लोजिंग में कितना है, क्लोजिंग में आपको यहाँ गिवन है 8000 रुपीज़, तो यहाँ 8000 रुपीज़ लिख देंगे। अब देखो मैंने फॉर्मेट में आपको क्या लिखवाया है, मैंने फॉर्मेट में लिखा है टू कैश और बाय P&L अकाउंट। तो ऐसे ही लिखेंगे टू कैश बाय P&L अकाउंट। तो जब भी टू कैश आ जाए तो इसका मतलब क्या है, यहाँ टैक्स पे किया गया है। तो जो 6000 रुपीज़ है वो ऐसा का ऐसा यहाँ लिख देंगे, और जो ये बैलेंस क्लोजिंग है वो ऐसा का ऐसा 8000 रुपीज़ बाय साइड लिख देंगे, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट कहाँ किया जाएगा, इसमें एडजस्टमेंट में किया जाएगा, और इसका ट्रीटमेंट टैक्स पे में किया जाएगा। तो इसका डिफरेंस, इसका टोटल कितना हो गया, 14000 रुपीज़। समझ में आया ये अकाउंट कैसे किया। जो ओपनिंग था वो इस साइड लिख दिया टू कैश के नाम से, और टू जो क्लोजिंग था उसको बाय P&L के नाम से 8000 रुपीज़ बाय साइड लिख दिया। अब इसका ट्रीटमेंट पर कर देते हैं। जैसे ये टैक्स पेड है तो कितना है, 6000 रुपीज़। तो 6000 रुपीज़ अपन कहाँ लिखेंगे, टैक्स पेड में 6000 रुपीज़, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट में लिख देती हूँ, लेस करना है अपन को। P&L अकाउंट 8000 रुपीज़, तो 8000 रुपीज़ किस पे, एडजस्टमेंट में आ जाएगा प्रोविज़न फॉर टैक्स के नाम से। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स 8000 रुपीज़, ये था प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट, ठीक है। अब आपके एडजस्टमेंट पूरे कंप्लीट हो गए। अब सिंपल है बिल्कुल। अब आपको ओनली क्या देखना है, बैलेंस शीट देखनी है ओपनिंग क्लोजिंग की। तो देखो एक शेयर कैपिटल पहले कितनी थी, 80000। मतलब जब आप ओपनिंग था आपका बैलेंस शीट का तो 80000 थी, पर जब एंड हुआ तो आपके पास कितनी हो गई, 1000 रुपीज़। इसका मतलब क्या होगा, बढ़ गई। मतलब आपने क्या कर लिया, इशू कर लिया, शेयर्स इशू कर लिया। तो जब भी आप शेयर इशू करते हैं वो कहाँ लिखते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, इशू ऑफ शेयर। कितने से इशू किया, 20,000 रुपीज़, ठीक है। अब रिजर्व एंड सरप्लस का अपन ने ट्रीटमेंट यहाँ कर दिया, यहाँ कोई चेंज नहीं है तो अपन कोई चेंज नहीं करेंगे। डिबेंचर 12,000 रुपीज़ थे ओपनिंग में, फिर बाद में 2016 में कितना हो गया, 14,000 रुपीज़ हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2,000 रुपीज़ का क्या हो गया, आपने और लोन ले। अब देखो बैंक ओवरड्राफ्ट ओपनिंग में कितना था, 25,000 रुपीज़। अब क्लोजिंग में कितना आ गया, 13,600। इसका मतलब ये क्या हुआ कि पहले स्टार्टिंग में ज़्यादा था, आपने लिया था तब 25,000 का लिया था, पर एंड तक आपके पास कितना बचा, 13,600 ही बता। इसका मतलब ये क्या हो गया, आपने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। तो अपन क्या लिखेंगे, पेमेंट ऑफ लोन। तो यहाँ लिख देंगे फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में पेमेंट ऑफ लोन के नाम से आ जाएगा। कितना अमाउंट आएगा, इन दोनों का डिफरेंस। जब अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, 11,400। तो ये किस में आएगा, ये आएगा ब्रैकेट में, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहा है, पैसा आपके पास से जा रहा है, इसलिए ये ब्रैकेट में आएगा। अब आप देखते हैं ट्रेड पेबल्स मतलब करंट लायबिलिटी है ये। जब भी मैंने आपको बताया था करंट लायबिलिटीज़ पूछे और करंट असेट्स पूछे, तब उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। ऐसे ट्रीटमेंट देखो, जब भी आपकी करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो ऐड किया जाएगा करंट असेट्स लेस
करंट असेट्स अगर डिक्रीज होती है, कम होती है, तब ऐड किया जाएगा। अगर करंट लायबिलिटी कम होती है तो लेस करेंगे, और करंट असेट्स अगर इंक्रीज होती है तो क्या किया जाएगा, लेस किया जाएगा। आपको याद होना चाहिए। तो अपन देखते हैं जो ट्रेड पेबल है, पहले कितने थे 24,000 रुपये, अब कितने हैं 22,000। इसका मतलब क्या हो गया, करंट लायबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। अब जब भी करंट लायबिलिटी कम होती है तो क्या किया जाता है, लेस किया जाता है। तो अपन लेस करेंगे करंट लायबिलिटी में, जैसे लेस क्या कम हुआ है, ट्रेड पेबल्स, तो ट्रेड पेबल कितने से, 2,000 रुपीज़ से, क्योंकि क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब असेट्स की साइड चलते हैं। असेट्स में क्या है, नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में क्या है, फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स कौन सी होती है, जैसे फर्नीचर हुआ और मशीनरी हुई। तो इसमें क्या होता है, अगर वो कम हो जाती है तो उसका मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन। उसका क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है। जैसे ओपनिंग में कितना था, 60,000 रुपये था, मतलब ओपनिंग जब आप बुक्स देखे थे तब आपके पास 60,000 रुपीज़ की फिक्स असेट्स थी। पर जब एंड हुआ, जब आपने क्लोज करी ये स्टेटमेंट, तब आपके पास कितने का बचा, 50,000 का बचा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कम हो गई, मतलब डेप्रिसिएशन लगा है। जब भी डेप्रिसिएशन आ जाए तो वो किस में लिखेंगे, एडजस्टमेंट में लिखेंगे, डेप्रिसिएशन के नाम से। ठीक है, डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 10,000 रुपीज़, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, अब आगे देखते हैं करंट असेट। जब भी करंट असेट्स है, हमेशा याद रखो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी है तो ये वाला फॉर्मेट देखना है। तो अब देखते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री पहले कितने थी, 60,000 रुपीज़ की थी, अब कितनी हो गई, 70,000 की हो गई। मतलब क्या हो गया, ये बढ़ गई आपकी इन्वेंट्री। आपका जो स्टॉक है वो क्या हो गया, बढ़ गया। जब भी आपकी करंट असेट्स इंक्रीज होती है तब क्या किया जाता है, इंक्रीज हो रही है करंट असेट्स, तो इसका मतलब क्या है, लेस करेंगे आप। तो आप लेस करते हैं इन्वेंट्री के नाम से। इन्वेंट्री ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको क्या लिखना है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री कितने से हो जाएगी, आपकी 10,000 रुपीज़ से हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल पहले कितनी थी 40,000 रुपीज़ थी, अब कितनी हो गई है आपके पास, 48 हो गई है। इसका मतलब क्या होगा, करंट असेट फिर से बढ़ गई। जब बढ़ जाती है तब क्या किया जाता है, लेस किया जाता है। लेस कितना, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल का कितना हो जाएगा, 8,000 रुपीज़, क्योंकि इसमें क्या लिखा जाता है, डिफरेंस लिखा जाता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मैंने अपन को बता दिया था। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, 600 था पहले ओपनिंग में, फिर लास्ट में क्लोजिंग में कितना रहा, 1,000 रुपीज़ रहा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी इंक्रीज हो गया। जब भी असेट्स इंक्रीज होती है उसे क्या किया जाता है, लेस किया जाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, कितने से, 400 रुपीज़ से। अब ये आपके पूरे ट्रीटमेंट हो गए। अब आप क्या करोगे, इसका ऐड करके यहाँ लिखोगे, इसका ऐड करके यहाँ करके, फिर ए एक्टिविटी आएगी, फिर बी आएगी। बी एक्टिविटी में अभी तक कुछ नहीं आया है तो इसमें नील आएगा। ठीक है, फिर फाइनेंशियल एक्टिविटी अपन करेंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। 800 प्लस 11,600 प्लस 8,000 प्लस 10,000, तो कितना आया, 30,400। ठीक है, 30,400 आ गया। इसका टोटल यहाँ लिख देती हूँ, 30,400। अब इसे सॉल्व करेंगे। ये सारे क्या है, माइनस में है, तो अपन ये माइनस में आंसर आएगा इसका। तो ये क्या है, 20,400 ब्रैकेट में, क्योंकि लेस कर रहे हैं ना अपन इसमें। अब यहाँ देखिए 30,400 में से लेस कर देंगे, देखो 30,400 में से लेस कर देंगे 20,400, तो आपके पास बचता है 10,000 रुपीज़ प्लस का। किसका बचता है, 10 था, तो अपन कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। अब 10,000 में से 6,000 लेस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी फर्स्ट आपके पास आ जाएगी 400 रुपीज़ आ जाएगी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कुछ नहीं है तो आपने नील कर दिया है, अगर होती तो अपन यहाँ बी कॉलम में लिखते। ठीक है, पर नहीं है तो नील है। तो अब देखो सी एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ से क्या क्या हो रहा है, एक तो आपको 20,000 रुपीज़ आपने इशू शेयर करें, प्लस आपने 2,000 रुपीज़ आपने राइजिंग लोन किया, इसमें से आपको लेस करना है 11,400 माइनस 10,000, तो आपके पास आता है 600 रुपीज़ प्लस का। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब जो इसका जो अमाउंट आया है 4,000 रुपीज़
प्लस ए का तो ये आया, बी का आपका कुछ नहीं आया, ठीक है। सी का आपका कितना आया, आपका आया 400 रुपीज़ आया। तो ये पूरा टोटल कितना हो गया, पूरा टोटल हो जाता है आपके पास 4600 रुपीज़। तो ये अमाउंट कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 4600 में अपन ऐड कर देंगे प्लस 2400, तो आपके पास क्या आ जाता है 700। इट्स मीन आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका आंसर कितना है 7000 और आपने पहले क्या लिखा था स्टार्टिंग में 7000 रुपीज़। अगर 7000 आपने पहले लिख दिया था और अभी भी आपके पास 7000 रुपीज़ आया है, तो इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। अगर समझ में नहीं आई है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। इससे थोड़ा हार्ड लेवल आएगा आपका नेक्स्ट वाली वीडियो में, देखना ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।